पर जाकर वहां पे लिस्ट में देख सकता है। ओके, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिर भी नहीं मिलता तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके, अरे यार कितने सवाल पूछते हो भाई, अभी इंटरव्यू, अभी प्रीलिम्स क्लियर हुआ नहीं, शादी हुई नहीं कि हनीमून के बारे में सपने लेने लगी हो अभी। इधर आओ यार, अभी मैंने कहा है ना सब्र करो, सब्र जिसने सीख लिया ना, हैव सम पेशेंस। आप आपको आपको ये क्यूरोसिटी होनी चाहिए, सर मेरे को एनसीईआरटी कवर, अभी आप में से किसी बच्चे ने नहीं बोला सर मैंने एनसीईआरटी शुरू की है, ज्योग्राफी की शुरू की है या हिस्ट्री की शुरू की है या पॉलिटी की शुरू की है? किसी बच्चे ने शुरू की? कोई एनसीईआरटी शुरू की आप में से कोई है जिसने खरीदी हो सिर्फ? चलो खरीद तो ली एटलीस्ट, या सर ये डायरेक्ट, हाँ। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि डायरेक्ट आपको नहीं जाना जल्दी से हनीमून पे, ठीक है ना? क्या फायदा? तो आप में से कोई बच्चा है जिसने बुक खरीद ली हो एनसीईआरटी की, उसको पढ़ने की कोशिश की हो, गलती से उसके पेज पलट के देखे हो, हल्की सी खुशबू ली हो एनसीईआरटी की? कोई बच्चा है आप में से? कोई शख्सियत है तो बताओ। और जितना आपको क्लास में बताया जा रहा है, अगर मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर सर आप थोड़े थोड़े बेबी स्टेप्स लेते लेते धीरे धीरे चलते रहोगे ना, तो 1 महीने बाद आप में ड्रास्टिक चेंज आएगा। आपको खुद से ही लगेगा कि हाँ यार हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। लेकिन किसी ने कुछ कह दिया कि यार ये वाली चीज पढ़ लो, उस वो वाली चीज पढ़ लो, अगर 10 लोगों की बातें सुनोगे ना, तो माइंड कंफ्यूज हो जाएगा कि ये पढ़ें कि वो पढ़ें। आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, यूपीएससी इज लाइक अ सी। ठीक है, समुद्र से जितना पानी निकालोगे उतना कम है। ठीक है, ओल्ड राजेंद्र नगर चले जाओ, लक्ष्मी नगर चले जाओ भाई साहब, क्या कहते हैं, मतलब दिल्ली में जहां मर्जी चले जाओ, मैक्सिमम इन एरियाज में। ठीक है, आपका इतने सारे लड़के देख लोगे कि भाई साहब दुनिया जहान की किताबें उठा लेते हैं। ठीक है, आपको क्वालिटी इकट्ठी करनी है, क्वांटिटी इकट्ठी नहीं करनी। आपका रूम किताबों से भरा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो पूरा कमरा किताबों से भरा हो, नहीं सर। आप सर एक किताब पढ़ लो 10 बार, वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू आप 10 किताबें पढ़ो वो भी एक बार। समझ रहे हो? आपके पास 10 बुक्स हैं ज्योग्राफी की, और आपने सारी बुक्स मुश्किल से एक बार पढ़ी है, वो भी ढंग से नहीं पढ़ी, और एक किताब है आपके पास ज्योग्राफी की, वही आपने 10 बार पढ़ ली है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के ऊपर कमांड किसकी ज्यादा होगी? उसकी ज्यादा होगी जिसने एक किताब 10 बार पढ़ी है, जिसने 10 किताबें एक बार भी ढंग से नहीं पढ़ी। ठीक है, क्वालिटी इकट्ठी करनी है सर, क्वांटिटी इकट्ठी नहीं करनी। तभी कहते हैं क्वालिटी पे जोर दो। एनसीईआरटी ऐसी होनी चाहिए कि भाई साहब नींद में मम्मी उठा भी ले तो कितने प्लैनेट्स हैं? 8 हैं, इस तरह से। ठीक है, नोवा हट गया था, प्लूटो क्यों हट गया था उसका रीजन बताना है। ओके सर, एनसीईआरटी की ऐप से पढ़ सकते हैं। मैम मैम आप जिससे मर्जी पढ़ो पढ़ो, आपको एनसीईआरटी कवर करनी है, दैट्स इट, दैट्स माय पॉइंट। अगर किताब ले लोगे तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी कवर करनी है, आपका एम ये होना चाहिए बस। आपको 1 या मैक्सिमम 2 दिनों में, ठीक है, अभी नए नए पढ़नी शुरू करिए, चलो 3 दिन में कंप्लीट करो। टारगेट बनाओ कि आज हमने इस 24 तारीख को हमने छठी क्लास की एनसीईआरटी कवर कर ली, 25 तारीख को हमने 7th क्लास की एनसीईआरटी कवर करी है, ज्योग्राफी करी है, चलो ठीक है, छठी से लेकर 10वीं तक की कर ली, अब हिस्ट्री की तरफ आते हैं, फिर ऐसे ऐसे पॉलिटी की तरफ, धीरे धीरे इकोनॉमिक्स की तरफ। ओके, तो छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ एक एक दिन के। कल बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर 50 दिन का मेरा टाइम टेबल बना दो। अरे भाई, उसको मैंने बोला कि ये एनसीईआरटी कवर करनी है 3 क्लास की, 4 दिन बाद आपको मेरे को रिपोर्ट करना है कि सर मैंने कवर कर ली है, आपको एक्सरसाइज मेरे को पीडीएफ भेजनी है। भाई साहब उस बंदे को आज 10 दिन हो गया, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई साहब किया आपने वो? 3 दिन बोला था आपको, 3 दिन बाद आपको दिखाने के लिए। अगर आप 3-4 दिन ही कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहे हैं तो आप 50 दिन का टाइम टेबल कैसे कवर करेंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? माई पॉइंट इज सर, स्टेप बाय स्टेप चलना है, जल्दी से जल्दी मत करो। ठीक है, आप सोच रहे हो कि अभी मैं इंटरव्यू दे दूं, बस आज ही मेरा तो आईएएस बन जू भाई साहब, मैं तो टोपी वोपी लगा के आते जाते के थप्पड़ मारूं कि मैं तो टीसी बन गया। वो इतनी जल्दी नहीं होगा, वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। आपको ग्रूमिंग करनी है सर अपनी, है ना? धीरे धीरे पहले आपका वार्म अप होगा जिम में, आपकी बाजुएं खुलवाएगा वो आपका जो ट्रेनर है। ठीक है, धीरे धीरे बाइसेप बनेगा। आप कह रहे हो कि मैं आज ही जॉन इब्राहिम बन जाऊं, 6 पैक एब्स निकाल के
तोतिया रंग की जाली वाली टी शर्ट पहन के गली मोहल्ले में घूमूं, है ना? ऐसा नहीं होगा, जल्दी नहीं होगा, वो टाइम आएगा। आपका भी टाइम आएगा सिक्स पैक एब्स दिखाने का, लेकिन हर चीज को टाइम लगता है ना? हाँ, तो टाइम उसी को लगता है सर जो टारगेट बड़ा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर टारगेट आपका छोटा है, चपड़ासी का पेपर भरना है आपने, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 रट्टे मारो, प्रेसिडेंट नाम, प्राइम मिनिस्टर का नाम, फलानी कमेटी के मेंबर का नाम, रट्टे मार लो, चपड़ासी का पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर टारगेट बड़ा है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। समझ रहे हो सर? कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हो? अब सपोज करो, कंसिस्टेंसी का मतलब समझा देते हैं। सपोज करो एक बच्चा है, ये हफ्ते लिख दिए हमने, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे। ओके, अब सपोज करो एक बच्चा है, वो मंडे को पढ़ लेता है भाई साहब 8 घंटे, 8 घंटे पढ़ लिया। मंगलवार को पढ़ा नहीं, क्योंकि सोमवार को वो ज्यादा ही पढ़ लिया, कह रहा मंगलवार को मैं पढ़ता नहीं। बुधवार को आया, वो थोड़ा बहुत पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, ठीक है। थर्सडे को आया, थर्सडे को भी कहता आज पढ़ने का दिल नहीं है। फ्राइडे को आया, उसको दोस्त ने बुला लिया, कहता कि भाई वीकेंड पे चलते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, तो फ्राइडे को भी नहीं पढ़ा। तो फ्राइडे को रात को लेट आया था दारू वारू पी के, तो शनिवार को भी उसने नहीं पढ़ा, ठीक है। अब एक दूसरा बच्चा है, वो मंडे को पढ़ता है सर 4 घंटे, ठीक है। ट्यूसडे को भी पढ़ता है 4 घंटे, वेडनेसडे को भी पढ़ता है 4 घंटे, थर्सडे को भी पढ़ता है 4 घंटे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। शुक्रवार को भी पढ़ता है 4 घंटे, और शनिवार को भी पढ़ता है सर वो 4 घंटे, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी किसकी ज्यादा है? ये ए है, ये बी है, कंसिस्टेंसी किसकी ज्यादा है, यानी रेगुलरिटी किसमें है? ए में है या बी में है? बताओ। बी में है ना। और सक्सेसफुल होने के चांसेस किसके हैं? ए के चांसेस हैं या बी के चांसेस हैं? बट ऑब्वियस बी के हैं, है ना। द रीजन बीइंग इज क्योंकि बी की क्या है सर, कंसिस्टेंसी ज्यादा है। मैं कहता हूं कि सर आप 2 घंटे से 4 घंटे से शुरुआत करो। आप ये नहीं कि एक ही दिन में यार मैं तो 18-18 घंटे पढ़ूंगी भैया, मैं तो नहीं, मैं तो रोटी नहीं खा रही, मैं तो नहाने ही नहीं जा रही। वो बच्चे होते हैं, मैंने कहीं देखे हैं भाई साहब, बगलों में जाले लग गए हैं, गंदे से बने हुए हैं, नहा धो नहीं रहे, मतलब मम्मी मैं तो बस पढ़ूंगा, मैं तो आज ये सो। ऐसे ही नहीं यार, आईएएस ऑफिसर बनना है भाई, डीएम बनना है, तुम्हें कोई भिखमंगा नहीं बनना, ठीक है ना। बेवकूफों वाली शक्ल बना ली है, बगलों में जाले, मुंह गंदा सा हुआ पड़ा है, मैले कुचैले, ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं आईएएस ऑफिसर होते। चपड़ासी बन के तुम आईएएस की तैयारी करोगे ऐसे? आईएएस की तरह थोड़ा दिखना भी चाहिए यार आपको, है ना। एक अच्छी तरह नहाओ धो यार, इतने में कोई नहीं टाइम वेस्ट हो रहा कि तुम नहा भी नहीं रहे हो, टॉयलेट में जा रहे हो, किताब पकड़ रखी है एनसीईआरटी। अरे भाई साहब, टॉयलेट भी करेंगे तो एनसीईआरटी पकड़ के रहेंगे, अरे थप्पड़ मारेंगे घर में पिताजी तुम्हारे कि बेवकूफ हो गया लड़का हमारा। तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी, ठीक है। बाकी चीजें आपको टाइम टू टाइम बता दी जाएंगी। तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं, जो हम लोगों ने कल शुरुआत की थी। तो जैसा मैंने आपको बताया था, क्लास 12th की आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक लेनी है, ठीक है। जिनके पास क्या कहते हैं हिंदी मीडियम है, वो हिंदी मीडियम की ले सकते हैं, ओके। क्लासेस आपकी बाइलिंगुअल होगी। तो इकोनॉमी का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा। इकोनॉमिक्स इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। की वेल्थ यानी पैसा कैसे बन रहा है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे कंज्यूम हो रहा है और कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ओके। मनी का जन्म कैसे हुआ, इवॉल्व कैसे हुई मनी। एग्जांपल आपको बताया कि सबसे पहले बार्टर सिस्टम। वो देखो क्या पूछ रही है, बुक लेनी है या एनसीईआरटी। एक मिनट पैर आगे करो मेरी स्क्रीन के आगे ना, ऐसे थोड़े से अपने पैर आगे करो, मैं छूना चाहता हूँ इतने फैंटास्टिक सवाल के लिए। अरे एनसीईआरटी की बुक है बेटा, ये बुक ही है एनसीईआरटी की। पूछ रही है बुक लेनी है या एनसीईआरटी लेनी है। एनसीईआरटी की बुक है भाई, एनसीईआरटी सरकारी छपती है भाई किताब। ये किताब मिल जाएगी आपको, नहीं मिलेगी ऑनलाइन मंगवा लेना। जूते वूते भी मंगवाते हो ना, है ना, तो ये मंगवा लेना भाई। ऐसे सवाल मत करो भाई प्लीज, मजबूर मत करो मुझे ना पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम के बारे में आपको बताया था कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की।
कोइंसिडेंस हो गया कि आपको भी वो चाहिए जो उसके पास है और उसको वो चाहिए जो आपके पास है। आपके पास टमाटर है, उसके पास गेहूं है, उसको टमाटर चाहिए आपसे और आपको उससे गेहूं चाहिए। ओके, बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, मनी बर्थ कैसे हुआ, इवॉल्व कैसे हुई? सबसे पहले टेराकोटा कॉइन्स आए, मिट्टी के सिक्के होते हैं, उसके बाद मेटल के कॉइन्स आए, ये 10 बीसी ये देख सकते हो आप। उसके बाद पेपर करेंसी आई, जो नोट होते हैं आपके पास 2000, 500, 50, 100, 200। ओके, क्रेडिट कार्ड्स आए आपके पास, कार्ड्स वगैरह हैं, आजकल स्वाइप करो, ऑनलाइन पेमेंट कर दो। ठीक है, बिटकॉइंस, डिजिटल करेंसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, हम लोग करेंगे इवेंचुअली, आपको डिजिटल करेंसी के बारे में भी बताया जाएगा, बट अभी के लिए इतना समझिए। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। मनी कैसे सर्कुलेट करती है पूरी अर्थव्यवस्था में, पूरी इकोनॉमी में कैसे सर्कुलेट करती है। जैसे सपोज हाउस होल्ड हो, ये आप हो सर, ठीक है, आपके पास जमीन है सर, आपने जमीन दी किसको? बिजनेस फर्म को, अंबानी जी को जमीन दी, अंबानी जी आपको उसका क्या देंगे? रेंट देंगे। ओके, आप सर काम करते हो अंबानी की कंपनी में, तो अंबानी आपको क्या देता है? वेजिस देता है, तनख्वाह देता है। ठीक है, आपके पास कुछ पूंजी है, आपके पास पैसे जमा कर रखे हैं आपके बाप दादे के, ठीक है, 10-15 करोड़, वो आप बैंक में देते हो, बैंक फिर उन पैसों को आगे लोगों को लोन देता है। ओके, तो ये सिंपल सा इकोनॉमिक्स है, ये तो बेसिक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी जैसे बताया हुआ है कि लैंड देता है तो उसको रेंट मिलता है, लेबर एज अ लेबर काम करता है उस बिजनेस फर्म में तो उसको वेजेस मिलती हैं। ठीक है, तनख्वाह मिलती है, और कैपिटल देता है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है, यानी ब्याज मिलता है। बैंक में अगर पैसे जमा करेगा बंदा, ठीक है, उसका उसको ब्याज मिलेगा। ठीक है, और अगर किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो उसके प्रॉफिट को क्या बोलते हैं सर? हम डिविडेंड्स। और बैंक्स और एनबीएफसी, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, दे एक्ट एज एन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, यानी बिचौले का काम करती है, फाइनेंस करवाती है, इधर का माल उधर। ठीक है, इसकी टॉपिक उसके सर आईटी यूएस। उसके बाद हमने पढ़ा सर हाउ सप्लाई डिमांड इफेक्ट इक्विलिब्रियम। एक इक्विलिब्रियम होता है कि सप्लाई और डिमांड का, कि ठीक है, इधर से आपको छोले भटूरे मिल रहे हैं, ठीक है, और उधर से आप पैसे मतलब डिमांड कर रहे हो, ठीक है, तो बराबर चल रहा है। लेकिन ये सप्लाई डिमांड इफेक्ट कैसे होता है? ये हमने प्याज का एग्जांपल लेके आपको समझाया था कि सपोज करो मोदी साहब जी ने माला माल योजना चला दी कि भैया अब सारों के खाते में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। जैसे ही 15 लाख रुपए डाल दिए तो सारे गरीब क्या हो गए? अमीर हो गए। जाहिर सी बात है, जब अमीर हो गए तो उनके पास ज्यादा पैसा आ गया, जब ज्यादा पैसा आएगा तो आप डिमांड ज्यादा करोगे, है ना? तो जिससे क्या होगा? प्याज का दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगी? महंगाई बढ़ जाएगी, यानी इन्फ्लेशन आ गई। तो जिससे जो इक्विलिब्रियम है, जो सप्लाई डिमांड का इक्विलिब्रियम है, वो डिस्टर्ब हो गया ना, है ना? तो उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, वो जो सप्लाई और डिमांड का जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करने के लिए काफी सारे मेजर्स होते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट क्या करेगी? इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ओनियन। जैसे मैंने आपको छोले भटूरे वाला एग्जांपल बताया था कि एक पुन्नू लाल की रेडी लगी हुई है छोले भटूरे की, तो उसकी बगल में 3-4 रेडियां और आ जाएंगी, तो कंपटीशन हो जाएगा, तो अपने आप रेट डिग्रेड हो जाएगा, है ना? कॉमन सेंस है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरी चीज सर, डियर मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी। सपोज करो लोगों के पास पैसे आ गए, अब दिवाली वगैरह पे देखा होगा आपने, बैंक की स्कीम होती है, बैंक लोन, दिवाली धमाका, 500 रुपए लीजिए और कार ले जाइए, इस तरह के देखे होंगे आपने, 1000 रुपए लीजिए कार ले जाइए, ऐसा सुना होगा आपने। दिवाली धमाका, क्रिसमस धमाका, न्यू ईयर धमाका, इस तरह के होते हैं। देखिए एडवर्टाइजमेंट्स आपने, हाँ देखिए ना। ओके, तो उस केस में क्या होता है कि आरबीआई, अगर सपोज करो महंगाई ज्यादा, तो आरबीआई क्या करेगा? महंगाई होने का कारण क्या है? महंगाई होने का मूल कारण क्या है? लोगों के पास पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, जिस वजह से वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी डिमांड की वजह से महंगाई बढ़ी है। तो उस डिमांड को कम कैसे करेंगे? कि लोगों के पास पैसा कम आ जाए। अब लोगों के पास पैसा कम आ जाए तो उसके लिए आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई बैंकों को कहेगा कि भाई साहब लोन मत दो फालतू, ठीक है ना, यानी वो टाइट कर देगा मनी सप्लाई। ठीक है, आरबीआई पता है ना, बैंकों का बैंक, यानी बैंकों का जो पापा होता है, यानी जो बाप होता है बैंकों का, वो आरबीआई होता है। आरबीआई के नीचे बाकी बैंक होते हैं। ओके, तो डिक्रीज द मनी सप्लाई टू कम्बैट द इन्फ्लेशन कौन करेगा? आरबीआई करेगा, जिस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? डियर मनी और टाइट मनी पॉलिसी। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, अभी के लिए इतना समझिए। और एक सिचुएशन आ जाती है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब स्लो डाउन। ठीक है, एकदम मंदी सी छा गई, मार्केट में काम ही नहीं है, जैसे अभी आप कोरोना काल में देख सकते हो, मार्केट में काम ही नहीं है लोगों के पास। ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा आरबीआई? मनी सप्लाई इंक्रीज कर देगा, बैंक को कहेगा कि भाई सब सस्ते लोन दो दबा के।
ठीक है। आप खुले लोन दो, जब लोन खुले होंगे तो लोग पैसा लेंगे बैंक के पास, बैंक से, ठीक है। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो डिमांड करेंगे, जब डिमांड आएगी तो मार्केट में फिर से हलचल होने लग जाएगी, यानी जो मंदी का माहौल है वो चेंज हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, महंगाई होगी तो आरबीआई मनी सप्लाई कम कर देगा। महंगाई का कारण क्या था? लोगों के पास पैसे ज्यादा है, इसलिए पैसा कम करेगा, ठीक है ना। और डिफ्लेशन होगा, जब स्लो डाउन होगा मार्केट में तो मनी सप्लाई इंक्रीज कर देगा, ताकि लोगों के पास पैसा ज्यादा आए, लोग डिमांड ज्यादा करें, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे तो जिससे क्या होगा, मार्केट में हलचल होगी, ये जो मंदी वाला माहौल है वो हट जाएगा। ओके, दूसरा क्या है सर, दूसरा पॉइंट क्या है? चीप, हाँ, इसको चीप मनी पॉलिसी और इजी मनी पॉलिसी बोलते हैं। तो सिंपल सा है, इन्फ्लेशन के टाइम पे डियर मनी पॉलिसी और टाइट मनी पॉलिसी होती है, याद रखेंगे। और डिफ्लेशन के टाइम में चीप और इजी मनी पॉलिसी होती है, यानी बैंकों को छूट होती है कि भाई साहब आप दो लोन दबा के। ओके, उसके बाद आता है सर बैंक लायबिलिटी क्या होती है। अच्छा, एसेट क्या होता है? मेरे को कोई बच्चा बताएगा एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है? बिना कोई गूगल वूगल सर्च करे यार, कुछ भी गूगल शूगल मत करना। एसेट क्या होता है, एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है? एसेट बेनिफिट नहीं, एसेट से बेनिफिट होता है, लेकिन एसेट होता क्या? एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज करो मेरे पास मशीन है एक, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक मशीन है, उसमें से ये बॉटल्स निकलती हैं, ठीक है, इस तरह की बॉटल्स निकलती हैं, ठीक है। इसमें से बॉटल्स निकल रही, तो मेरा एसेट क्या होगा? ये मशीन मेरा एसेट है, ये मशीन मेरे को कमा के दे रही है, ये मेरा एसेट है, ठीक है। और मैंने किसी से पैसे लिए हुए हैं उधारे, ठीक है। एसेट का मतलब ये नहीं कि कंपनी के पास मशीन है, मेरी बात तो सुन लो यार, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद अपना दिमाग लगाना, पहले मेरी बात सुनो। मैंने आपको बताया कि सपोज करो मेरे पास मशीन है, वो मशीन बॉटल प्रोड्यूस करती है, तो मशीन मेरी क्या हुई? एसेट हुई, यानी मशीन मेरे को कमा के देती है, जो चीज मेरे को कमा के देगी, ठीक है, यानी जिसको मैं बेच सकता हूँ, ठीक है, वो मेरी क्या होगी? एसेट होगी। ये मेरे एसेट्स हैं, ये मोबाइल मेरा एसेट है, मेरे पास कार है वो मेरा एसेट है, ठीक है। यानी कि जिनकी वैल्यू है, ठीक है, जिनसे मेरे को बेनिफिट होगा, जिनको मैं बेच दूं तो कल मेरे को बेनिफिट होगा, समझे? कुछ भी एसेट हो सकता है, ये बॉटल एसेट है, ये मेरा घर मेरा एसेट है, बिल्डिंग मेरी एसेट है, समझ गए? इससे मुनाफा होगा। और लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी देनदारी। सपोज करो मैंने किसी से उधार लिया, ठीक है, मैंने उससे 1 करोड़ रुपए उधार ले लिया, और मेरी उसको लायबिलिटी कितनी होगी? 1 करोड़ रुपए की, यानी मेरी देनदारी कितनी होगी? 1 करोड़ रुपए की। ये समझ में आया? ये समझ में आया एसेट और लायबिलिटी का? अब बताओ, आया? ओके ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब बैंक का एसेट क्या होगा? बैंक पैसे कैसे कमाता है? आपको मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मेरा एसेट क्या है? मशीन है, ये बॉटल है। बैंक का एसेट क्या होगा? बैंक कैसे कमाएगा पैसे? बैंक का एसेट क्या होगा? वेरी गुड यार, वेरी गुड। लोन। बैंक का एसेट होगा लोन, ठीक है। आप जैसे लोगों को लोन देगा तो बैंक को आप क्या भरोगे? ब्याज देते हो ना, घर में किसी ने लिया होगा, पापा ने, मम्मी ने, दादी ने, किसी ने भी अड़ोस पड़ोस में या रिश्तेदारी में लोन लेते हो, तो आप हर महीने उसकी क्या भरते हो? ब्याज भरते हो ना, किस्त जाती है आपकी, है ना। तो बैंक को उसी से मुनाफा होता है ना। तो बैंक का एसेट क्या है? बैंक का लोन। और बैंक की देनदारी क्या होगी? बैंक की देनदारी क्या होती है? बैंक की देनदारी होती है जो आप लोग बैंक में पैसा जमा कराते हो। सपोज करो आप हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या हर महीने में आप 15,000 रुपए जमा करा रहे हो, ठीक है, कुछ पैसे डिपॉजिट करा रहे हो, तो वो बैंक की क्या होगी? लायबिलिटी होगी, कि बैंक ने आपको देना है ना। कभी भी आप जाके खड़े हो सकते हो बैंक में कि भैया जी जो 500 रुपए कल जमा कराए थे वो मेरे को दे दो, ठीक है। समझ गए ना? सेविंग अकाउंट्स में ऐसा होता है, ऐसा होता है ना कि सपोज आज आपने पैसे जमा कराए, अगले दिन निकाल लिए, देखा होगा आपने, करा होगा अगर गलती से बैंक में गए होंगे। ओके, तो बैंक की लायबिलिटी क्या होती है सर? जो डिपॉजिटर बैंक में पैसे जमा कराता है, जो बैंक ने उसको देना है वो उसकी लायबिलिटी होगी, ठीक है। अब बैंक की जो देनदारी होती है वो दो तरह की होती है। कैसे? एक होती है सर डिमांड लायबिलिटी, और दूसरी होती है सर टाइम लायबिलिटी। डिमांड और टाइम लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है? सपोज करो सर आपका करंट अकाउंट खुला हुआ है या सेविंग अकाउंट खुला हुआ है। करंट अकाउंट खुलता है बिजनेस वालों का, ठीक है,
और सेविंग अकाउंट खुलता है बच्चों का, ठीक है, बच्चों का नहीं, मतलब कोई भी आम आदमी भी खुलवा सकता है, लेकिन कंपनी, अगर आपने कंपनी का अकाउंट खोलना है तो उसके लिए करंट अकाउंट खुलेगा, याद रखना। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में कभी भी आप पैसे डाल सकते हो, कभी भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा होता है सर डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। ये डिमांड लायबिलिटीज को क्यों नाम दिया गया कि यानी कि आप कभी भी डिमांड कर सकते हो, मुंह उठा के आपने सुबह पैसे जमा कराए, शाम को आप निकलवा सकते हो बैंक में, आपको पता ही होगा, ठीक है, जाते भी होगे। तो इसलिए डिमांड लायबिलिटी है, यानी कभी भी अपना मुंह उठा के डिमांड कर सकते हो कि भैया जो भी थोड़ी देर पहले पैसे दिए थे ना वो वापस दे दो, ठीक है, उसको बोलते हैं डिमांड लायबिलिटी। तो डिमांड लायबिलिटी किस अकाउंट में होती है? करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में और आपकी डिमांड ड्राफ्ट में, ओके। दूसरी होती है सर आपकी टाइम लायबिलिटी, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट। आपने सुना होगा एफडी कराते हैं लोग, बच्चों की शादियों की, लड़की की शादी के लिए, वो देखा होगा मूवी में, दादी की आंखों का ऑपरेशन कराना है, एफडी करानी, लड़की जब बड़ी होगी 18 साल की होगी तो उसकी शादी के टाइम पे एफडी तोड़वाएंगे ताकि काम आए कल को, सुना होगा आपने, एफडी लोग तोड़वाते हैं, फिक्स डिपॉजिट जिसको कहते हैं, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या है? यानी कि कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो आपका अमाउंट उसमें फिक्स रहेगा कि भैया ये 50,000 रुपए हैं, अब ये 50,000 रुपए मैं निकालूंगा 6 साल बाद, 10 साल बाद, वो डिपेंड करता है कि एफडी आपने कौन सी वाली ली है, 3 साल वाली ली है, 5 साल वाली ली है, 10 साल वाली ली है। तो यानी वो डिपॉजिट क्या हो गया? टाइम डिपॉजिट। यानी कि भाई साहब उसमें बैंक के पास टाइम है, ठीक है, आपके पैसे देने का, लेकिन डिमांड वाले में आप कभी भी मुंह उठा के जा सकते हो, लेकिन फिक्स डिपॉजिट के बीच में आप नहीं जा सकते। अगर जाओगे तो उसमें पेनल्टी लगेगी और आपके कुछ पैसे कट हो जाएंगे, आपको पता होगा अगर, ठीक है। तो इसी तरह फिक्स डिपॉजिट होता है, एक रेकरिंग डिपॉजिट होता है, मतलब जिसमें हर महीने आप पैसे, फिक्स डिपॉजिट में तो यह है कि आपके पास 1 लाख रुपए आपने जमा करा दिया, अब 18 साल बाद निकालोगे, या 6 साल बाद, या 10 साल बाद, या 3 साल बाद। रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा कराते हो, हर महीने आपको 50,000 या 10,000 रुपए, जो भी आपकी, जिस तरह का भी आपने आरडी करवाई है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ओके। तीसरा होता है सर कैश सर्टिफिकेट, और चौथा होता है सर स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। आप सपोज करो किसी एमएनसी में काम कर रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, गुड़गांव या दिल्ली या चंडीगढ़ जहां पे भी, ठीक है, तो कंपनी आपके कुछ पैसे आपके जमा करती है आपके अकाउंट में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, कि जब आप नौकरी छोड़ के जाओगे तो तब आपको ये पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या बैंक की डिमांड लायबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए या टाइम लायबिलिटी? बैंक को किस में फायदा मिलेगा, टाइम लायबिलिटी इकट्ठी करके या डिमांड लायबिलिटी इकट्ठी करके? बताओ। जाहिर सी बात है ना, टाइम लायबिलिटी इकट्ठी करके फायदा मिलेगा, है ना। क्यों? क्यों फायदा मिलेगा? क्योंकि बताओ, बताएगा कोई बच्चा, टाइम लायबिलिटी इकट्ठी करके उसको क्या फायदा मिलेगा? कैश सर्टिफिकेट मैं आपको बताता हूँ, पहले ये बताओ कि बैंक को टाइम लायबिलिटीज इकट्ठी करके क्या फायदा मिलेगा? नहीं, इंटरेस्ट, यार सही बोला मैम ने, टाइम लायबिलिटी में वो लोन दे सकता है उस पैसे को यूज करके, ठीक है। डिमांड में तो आप कभी भी मुंह उठा के, अब सपोज करो कि आपने सुबह 10,000 रुपए जमा कराए, अब बैंक सोच थोड़ी सकता है कि यार 10,000 रुपए मैं आगे लोन पे दे दूं, आप क्या पता शाम को मुंह उठा के आ जाओ कि भाई मेरे को 10,000 रुपए वापस दे दो, स्लिप दिखा के, ठीक है, वो 10,000 रुपए आपके यूज नहीं कर सकता वो। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में क्या, उसको पता है कि यार इतने टाइम तक ये बंदा आएगा नहीं, तो 3 महीने, सपोज करो 3 साल तक ये बंदा आएगा नहीं, तो 3 साल का मैं ये लोन आगे दे सकता हूँ, समझे। तो इसलिए टाइम लायबिलिटी में उसको फायदा है, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग अच्छा, लोग भी किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, फिक्स डिपॉजिट में करना चाहेंगे या ज्यादा डिमांड डिपॉजिट में? वो कहता है कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में लगभग इंटरेस्ट नेग्लिजिबल के बराबर होता है, ज्यादा ब्याज नहीं मिलता, ठीक है। तो पब्लिक क्या है, इंटेलिजेंट है, सो दे पुट मैक्सिमम मनी इन आरडी और एफडी, ठीक है। तो मैक्सिमम मनी, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में, रेकरिंग डिपॉजिट में उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट करने में समझदारी है पब्लिक के लिए, ओके। तो ये समझ में आया कि टाइम लायबिलिटी क्यों बैंक की ज्यादा होनी चाहिए डिमांड लायबिलिटी से, और पब्लिक कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करेगी एज कंपेयर टू आरडी और एफडी, ओके। तो अभी आपको बताते हैं कि ये क्या होता है, एफडी क्या होती है और आरडी क्या होती है।
देखो रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ टर्म डिपॉजिट होता है, ठीक है, यानी कुछ पर्टिकुलर अवधि के लिए, ठीक है, जो कि बैंकों द्वारा ऑफर्ड किया जाता है, विच हेल्प पीपल विद सैलरीड इनकम्स टू डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट। सपोज करो आपकी 10,000 रुपए की सैलरी है, आपने कहा कि भैया 10,000 रुपए की सैलरी है, 2,000 रुपए मैं हर महीने बैंक में जमा कराऊंगा, कि ताकि ये मेरी 2 साल बाद या 4 साल बाद कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए और वो कहीं काम आ जाए, ठीक है। हर महीना आप कुछ अमाउंट जमा कराओगे एंड अर्न एन इंटरेस्ट, उसके ऊपर ब्याज मिलेगी, ठीक है, विच इज इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन एफडी, ठीक है, वो उसी के बराबर होती है, एफडी के बराबर होती है। मिनिमम पीरियड 6 महीने की भी होती है आरडी, और मैक्सिमम 10 साल की भी होती है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तो ये समझ में आया रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग वर्ड का मतलब क्या है, बार बार, यानी हर महीने आपको अमाउंट जमा कराना है, कुछ फिक्स्ड अमाउंट जमा कराना है, ये चीज ध्यान रखना है, जिसको हाईलाइट किया मैंने। फिक्स्ड अमाउंट जमा कराना है, हर मंथ कराना है, हर महीने कराना है, ओके। 6 महीने से करा सकते हो आप आरडी, और मैक्सिमम 10 साल, ओके। फिक्स्ड डिपॉजिट आपको मैंने बता दिया। दिस अमाउंट अर्न्स इंटरेस्ट ऑफ अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, वहीं उसी टाइम डिसाइड हो जाएगा कि इतना परसेंट आपको मिलेगा। इंटरेस्ट इज अर्न टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। सपोज करो 10 साल की आपने एफडी कराई है, तो तब तक जितना इंटरेस्ट, जितना ब्याज इकट्ठा हो जाएगा वो सारा आपको मिलेगा। सपोज करो आपने 1 लाख रुपए जमा कराए हैं फिक्स डिपॉजिट में, तो आपको सपोज करो 10 साल की है वो मैच्योरिटी पीरियड, 10 साल की एफडी कराई है आपने, तो 10 साल बाद उसमें जो ब्याज लग जाएगा 10 सालों का, वो उसमें ऐड हो जाएगा आपके 1 लाख रुपए में, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है ऑन मैच्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट, जो आपने जमा कराया था 1 लाख प्लस इंटरेस्ट अर्नड, जो आपको ब्याज ऊपर एड ऑन हुई है, इज पेड बैक टू द डिपॉजिटर, जो आपने जमा कराया था, ठीक है। तो यहां से शुरुआत हुई थी, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, कुछ सर्टेन अमाउंट आप जमा कराओगे, उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, और इंटरेस्ट रेट तब तक बढ़ता जाएगा कब तक, मैच्योरिटी पीरियड तक, और जब वो मैच्योरिटी हो जाएगी तब आपको वो डिपॉजिट भी मिल जाएगा और इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो ये है सर फिक्स डिपॉजिट, इसमें कुछ नहीं है, ओके। अच्छा, बच्चा पूछ रहा था एक कैश कैश सर्टिफिकेट क्या होता है। कैश सर्टिफिकेट क्या होता है मैम, बैंक में जाओगे ना, सपोज करो कि आप हमारे को कैश सर्टिफिकेट दे दो, सपोज करो आपने 1 लाख रुपए का कैश सर्टिफिकेट ले लिया या 5 लाख रुपए का, ठीक है, तो उसका ना टाइम पीरियड होता है उसका भी, कि 2 साल का लिया या 3 साल का लिया, वो आपके पास एक तरह से पेपर होगा। अब कई लोग होते हैं कि उनके पास ना पैसे होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि यार घर में तो डर है, ठीक है, घर में तो डर है यार मेरे पैसे कोई चुरा ना ले, इससे बढ़िया मैं बैंक में जमा करा लेता हूँ, बैंक से इसका सर्टिफिकेट ले लेता हूँ, उसमें नीचे साइन करके लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूँ, ऐसे कुछ, जैसे नोट के ऊपर लिखा होता है ना, आपने देखा हो कभी। तो वो कैश सर्टिफिकेट बैंक से आपको मिल जाएगा। सपोज करो आपके पास 1 लाख रुपए थे जमा, आपने 1 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिए, ठीक है, आपने कहा मेरे घर में तो चोरी होने का डर है, तो बैंक ने आपको उसके बदले एक कागज दे दिया। अब कागज थोड़ी चुराएगा चोर, ठीक है, वो कागज आपने घर में संभाल के रख लिया, तो वो कागज को क्या बोलते हैं, कैश सर्टिफिकेट, यानी कि कभी भी वो कागज ले जाके आप बैंक को दोगे और बदले में अपना कैश वापस ले लोगे, दैट इज कॉल्ड कैश सर्टिफिकेट। क्लियर है सर। एफडी, रेकरिंग डिपॉजिट, कैश सर्टिफिकेट, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्लियर है। कोई पूछेगा नहीं, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए, जनरल नॉलेज होनी चाहिए, ओके। आगे चले, तो आगे चलते हैं सर। हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एनडीटीएल, जो कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होती है सर, ये बताएंगे आपको क्या होती है। सपोज करो सर कुछ डिपॉजिटर गए बैंक में, उन्होंने जमा कराए 120 करोड़ रुपए बैंक में, ठीक है, और कुछ डिपॉजिटर ने विड्रॉ किए 20 करोड़ रुपए बैंक से, ठीक है। तो बैंक के पास जो बचे, यानी 120 में से 100 करोड़, वो बैंक की क्या है, वो है बैंक की एनडीटीएल, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इन्होंने डिपॉजिट कराए, वो बैंक की क्या होगी, लायबिलिटी होगी, और विड्रॉ करवाए, ठीक है, सॉरी डिपॉजिट कराए तो वो बैंक का टाइम लायबिलिटी होगी, और जब निकाल लिए तो उसकी डिमांड लायबिलिटी होगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इकट्ठे को क्या बोलते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है, वो जो 100 करोड़ रुपए बच गए। तो ये नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कैसे पता चलती है, ये हर शुक्रवार को बैंक की निकाली जाती है, एनडीटीएल, ठीक है। आपको ये पढ़ने में मत बैठ जाना कि किस बैंक की कितनी होती है, ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होती है।
नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी की वो होती है कि जो डिपॉजिटर्स पैसे जमा कराते हैं एक हफ्ते में, ठीक है, और इस हफ्ते में इतना पैसा निकला है, सपोज करो एक हफ्ते में शुक्रवार तक, ठीक है, शुक्रवार से शुक्रवार का निकाला जाता है, शुक्रवार तक बैंक के पास आए 120 करोड़ और शुक्रवार तक बैंक से निकालेंगे 20 करोड़, तो जो बचा, जो 100 करोड़ बचा ना, वो बैंक का क्या है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है। ये हर शुक्रवार की रात को देखा जाता है कि बैंक की नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर ये इंटरेस्ट रेट वगैरह, ब्याज की दरें वगैरह ये सब डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं उसके बाद, क्योंकि ये चीज आपको समझाने से पहले अगली चीज, ये चीज समझाने से पहले आपको मेरे को क्या कहते हैं, पहले CRR SLR के बारे में पढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है, याद रखना। फोर्टनाइट मीन्स 14 डेज और इज इट एवरी फ्राइडे? हर शुक्रवार, बताया ना आपको, हर शुक्रवार 7 का वो होना चाहिए, कई लोग 14 दिन बाद भी निकालते हैं, 7 का वो होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, 7 और 14, ओके, तो याद रखेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, फोर्टनाइट फ्राइडे और नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी क्या होती है, डिपॉजिट में से विड्रॉ जितने किए उसको माइनस करके जो बचा उसको हम NDTL बोलेंगे, ओके। तो ये आगे टॉपिक कराने से पहले आपको कुछ बेसिक ज्ञान दे देते हैं बैंक्स के बारे में, तभी आपको वो चीज समझ आएगी। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है सर, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है सर? सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताना है, तो उससे आपको लिक्विडिटी समझ आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनना। सपोज करो सर आपके पास बाइक है, ठीक है, और आपके पास है सोना, ठीक है। आपको मैं बोलूं कि सर बाइक बेच के मेरे को पैसे दे दो या सोना बेच के पैसे दे दो, आपका जल्दी कौन सा बिकेगा? सोना जल्दी बिकेगा या बाइक जल्दी बिकेगी? गोल्ड बिकेगा, है ना। कॉमन सेंस है, गोल्ड ज्यादा बिकेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि गोल्ड की जो लिक्विडिटी है वो ज्यादा है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि जब एसेट कन्वर्ट हो जाए कैश में, वो बाइक क्या था, आपका एसेट था, वो सोना क्या आपका एसेट है, ठीक है, जब वो कन्वर्ट हो जाए कैश में, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी, ऐसे तो बाइक भी कन्वर्ट हो सकती है कैश में, लेकिन लिक्विडिटी ज्यादा किसकी है, सोने की है। सोने को तो फटाफट सुनार के पास लेके जाओगे, फटाफट कैश में कन्वर्ट करके दे देगा, लेकिन बाइक बेचने के लिए आपको बंदे ढूंढने पड़ेंगे, उसके कागज ट्रांसफर, उसके नाम ट्रांसफर करोगे, ठीक है, वो बंदा बोल दे कि भाई इसकी तो सर्विस नहीं हुई पड़ी, इसका साइलेंसर धुआं मार रहा है, ठीक है, इसका तो सेल्फ खराब है, इसकी ब्रेक खराब है, ठीक है, XYZ। सो और ये तो है नहीं कि बाइक के खरीदार ऐसे सड़कों पे घूम रहे हैं, ठीक है ना, सोने का तो आपको मिल ही जाएगा, है ना, इजिली। तो लिक्विडिटी क्या होती है सर? मेजर ऑफ द एबिलिटी एंड ईज, यानी आसानी से, विद विच एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड टू कैश, कि जो एसेट है वो आपका इजीली कन्वर्ट हो जाए, किसमें, कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी, ठीक है। अब लिक्विडिटी यानी कि जब कैश मार्केट में जब बढ़ जाता है और जो घट जाता है उससे होता क्या, ये सॉरी एरो ना इस तरफ आएगा, ये गलत कर दिया थोड़ा सा, सॉरी फॉर दिस। अब सपोज करो जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिक्रीज हो जाती है, सपोज करो आप बैंक में गए, बैंक ने बोला कि भैया आपको मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन अभी जो ब्याज रेट चल रहा है आपको मेरे को 8% ब्याज देनी पड़ेगी हर महीने, ठीक है। तो अभी लोन की जो ब्याज है, ब्याज की दर है वो 8% है, ठीक है। और 4 महीने बाद दोबारा गए आप, आपने बोला कि भैया मेरे को लोन चाहिए, बैंक ने कहा ठीक है बेटा मिल जाएगा लोन, तो अभी उस ब्याज की जो दर है वो है 4%। तो आप ब्याज जब कम देनी पड़ेगी तब लोन लोगे, या जब सॉरी ज्यादा देनी पड़ेगी तब लोगे, या कम होगी तब लोगे, किस केस में लोगे? इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तब लोन लोगे, या इंटरेस्ट रेट कम होगा तब लोन लोगे? जाहिर सी बात है ना, कॉमन सेंस है कि जब कम होगी तभी लोगे। तो इसको बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी, यानी कि
हम जो उधार ले रहे हैं बैंक से, जो उधार ले रहे हैं, जो बोरो कर रहे हैं, जो लोन बोरो कर रहे हैं, हम जो क्रेडिट ले रहे हैं, क्रेडिट मींस लोन, उधार, ठीक है, जो हम क्रेडिट ले रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो क्या है, कम है। इधर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा है, 8% है ना, ज्यादा है। अब जब 4% आपको ब्याज देनी पड़ेगी, ठीक है, आप लोन ज्यादा बड़ा भी ले सकते हो, है ना। इस केस में कम लोगे कि यार मेरे को ज्यादा ब्याज देनी पड़ेगी, इसलिए कम लोन, छोटा लोन ले। अब जब आप लोन लोगे बैंक से, तब आपके पास 4% वाला लोन लोगे, ठीक है, तो आप बड़ा लोन ले सकते हो। जब बड़ा लोन होगा तो आपके पास लिक्विडिटी ज्यादा होगी, कैश आपके पास ज्यादा होगा या कम होगा? सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली। कैश आपके पास ज्यादा होगा या कम होगा? बैंक से आपको पैसा मिल गया, हर बंदे को पैसा मिल रहा है, तो पैसा कम होगा या ज्यादा होगा इकोनॉमी में, पूरी अर्थव्यवस्था में? पैसा ज्यादा हो गया ना, कैश मोर, सिंपल सी बात है। तो वो कहता है कि जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिक्रीज, जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिक्रीज हो जाती है, यानी इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दर कम हो जाती है, तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, लिक्विडिटी आ जाएगी, आपको लोन मिल गया, आप कहोगे चल भाई आज तो मैं गाड़ी लेके आऊं, आज तो मैं बुलेट लेके आऊं, ठीक है ना, तो आप जाओगे सर मार्केट में, इस तरह ये देवियां दिखा देते हैं आपको, ये इस तरह से जाएंगी लड़कियां, शॉपिंग करके आएंगी सर मॉल में, आज ही मैं तोता परी बन जाऊं, आज ही मैं सलून में जाऊं, वो रंग रंगवा देती हैं बालों को, तोता परी बन जाती हैं, और ऐसे ऐसे मतलब शॉपिंग वॉपिंग करती हैं, है ना, कपड़ों की, आईफोन की, एप्पल बड़ा पसंद है लड़कियों को, खाती बेशक नहीं लेकिन हाथ में जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी तो खुशी की लहर दौड़ जाएगी, याद रखना, लिक्विडिटी इंक्रीज मतलब पैसा आया, पैसा आया तो उड़ाना है हमने, ठीक है। अब लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, देखो कॉस्ट ऑफ बोरिंग, ये लॉजिक समझो ध्यान से, छोटा सा देखो, कॉस्ट ऑफ बोरिंग डिक्रीज हुई यानी जब हमारा ब्याज की दर कम हुई तो इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, और जब लिक्विडिटी बढ़ेगी, अब ये एरो इधर ही करना, और जब लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इससे क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगी। वो याद है ना वो माला माल वाला एग्जांपल, जब पैसा, जब लोगों के पास ज्यादा आएगा तो इससे लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, सारी की सारी वो लाइनें लगा के पार्लर के बाहर खड़ी हैं कि भाई साहब हमारे को भी वो मुंह पे लिपापोती करके एकदम हीरोइन बना दो, है ना, हमें भी ऐश्वर्या राय दिखना है, ठीक है। तो पार्लर के बाद भीड़ लग जाएगी, है ना। आपने देखा होगा वो करवा चौथ पे या कोई भी ओकेजन आते हैं, शादियों का सीजन चल रहा होता है ना जिन दिनों, ठीक है, तो पार्लर के बाहर भाई साहब सबसे ज्यादा भीड़ नजर आती है। और भाई साहब आजकल तो इतने खतरनाक हो रहे हैं पार्लर वाले, जाती कोई और है, आती कोई और है निकल के, मतलब बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं, मतलब बंदे का असलियत पर से विश्वास उठ जाए। और शादी वाले दिन तो पूछो ही मत, मतलब जिसकी बेचारे की शादी हो रही है ना, उसको पता है कि भाई साहब बहन तूने फोटो तो ये भेजी थी, अब तू ये बन गई है। और उसके बाद क्या कहते हैं, जब सुबह उठ के मुंह धोया उसने, तो भाई साहब वो पति डर गया है ये क्या चीज निकली। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से धोखा दिया जा रहा है जनता को। तो सर ये समझ में आया, लिक्विडिटी समझ में आई सर? अरे देवी जी सबका नंबर लगेगा, कमाल कर दी सर आप डोंट टेक इट सीरियस, ठीक है, सबका नंबर लगाएंगे, कोई नहीं, मर्दों का भी नंबर लगाएंगे। आजकल औरतों से ज्यादा बंदे जा रहे हैं पार्लर में, लगे होते हैं वो थ्रेडिंग कराने, इस तरह से यहाँ के बाल कटवाने, है ना। तो कोई नहीं, उनका नंबर भी आएगा, आपने घबराना नहीं है। तो ये चीज समझ में आई, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कैसे डिक्रीज हुई, इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो इससे लिक्विडिटी बढ़ गई, लोगों के पास पैसा आ गया, लोगों के पास पैसा आ गया तो डिमांड बढ़ गई, जिससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगी, यानी कि डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन का मतलब क्या बताया था मैंने, महंगाई, ओके, समझ आया। सिमिलरली जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इसका एरो को कर लेना उल्टा, जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाएगी यानी कि ब्याज की दर ज्यादा हो जाएगी, तो लोग कहेंगे कि नहीं यार इतना बड़ा लोन नहीं लेना, हमने छोटा अमाउंट का लोन लेना है, कम पैसे होंगे, तो बंदा कहेगा नहीं यार इसको ना जरूरत की चीजों में इन्वेस्ट कर लूं मैं, ऐसे इसको ना दूं, अपनी बीवी को ना दूं, ये नहीं तो पार्लर जाके उजाड़ देगी सारे पैसे, है ना। तो जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाएगी यानी ब्याज की दरें जब इंक्रीज हो जाएंगी तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो बस कम पैसा होगा, ठीक है। तो आरबीआई का काम क्या होता है? आरबीआई सर जो मैंने आपको बताया, बैंकों का पापा, सारे बैंकों का फादर। आरबीआई की जॉब क्या होती है, टू कंट्रोल द लिक्विडिटी, इस लिक्विडिटी को कंट्रोल करना कि भाई लोगों के पास पैसा ज्यादा हो या कम हो, ये आरबीआई का काम है कि मार्केट में ज्यादा पैसा ना हो जाए, जब ज्यादा पैसा हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होने के चांसेस है, ठीक है। तो आरबीआई का मकसद क्या होना चाहिए कि बैलेंस सा बना के चले, ठीक है ना। इतना समझ में आया लिक्विडिटी वाला?
तो आगे चलें, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो आगे का नहीं समझ में आएगा। इतना समझ में आया देवियों सज्जनों? ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो जैसे लिक्विडिटी इंक्रीज हुई तो देवियां आ गई सड़कों पे, और लिक्विडिटी डिक्रीज होगी। हाय, मैंने इस हफ्ते पेडिक्योर नहीं करवाया, इस हफ्ते मैनिक्योर नहीं करवाया। अरे देवी जी बताते हैं कैसे कंट्रोल करेगा आरबीआई, टेंशन क्यों ले रहे हो? भाई साहब हैं या देवी जी हैं, जो भी हैं, तो सर आपको बताया जाएगा, आपने घबराना नहीं है। इस चैप्टर में हम यही बताएंगे कि आरबीआई लिक्विडिटी कैसे कंट्रोल करता है, बेफिक्र रहिए आप। ओके, तो आगे चलते हैं सर आरबीआई के बारे में कि आरबीआई कैसे लिक्विडिटी कंट्रोल करता है। उससे पहले हम आरबीआई के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। आरबीआई सर जो कि बना था 1 अप्रैल 1935 को बना था। किस एक्ट से? आरबीआई एक्ट 1934। ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स में। आरबीआई फॉर्म कब हुआ था? जब पूछेगा फॉर्म कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935, ठीक है। और कौन से एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934। तो याद रखना, अप्रैल फूल बनाने के लिए ये संस्था, जब अप्रैल फूल आता है तब ये संस्था बनी थी, आरबीआई 1935 को बनी थी। ओके, तो आरबीआई एक्ट आया था सर 1934 में, 1934 में। उस एक्ट का मतलब क्या था? उस एक्ट में था कि भैया जो जितने भी बैंकिंग फर्म्स हैं, जितने भी ये बैंक हैं, एसबीआई, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, आंध्रा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी बैंक है सबको सुपरवाइज करने के लिए इनका फादर जरूर होना चाहिए, है ना। तो फॉर द सुपरविजन ऑफ बैंकिंग फर्म्स, ठीक है। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई नेशनलाइज कर दिया गया, क्योंकि 35 को तो पता है आपको हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, है ना। हमारा देश कब आजाद हुआ था, पता है किसी को? पता है कि ये भी नहीं पता? अरे शुक्र है अल्लाह का, बहुत बहुत शुक्र है। तो इसलिए वो नेशनलाइज कब हुआ, जाहिर सी बात है ना, नेशनलाइज तो तब होगा ना जब आजादी के बाद ही होगा। तो आजादी के बाद कब नेशनलाइज हुआ? 1 जनवरी 1949 को। तो ये चीज ध्यान रखना, आपको बेवकूफ बना देगा एग्जामिनर कि वो कह देगा कि आरबीआई नेशनलाइज हुआ 1 अप्रैल 1935 को, या वो कह देगा कि आरबीआई फॉर्म हुआ 1 जनवरी 1949 को। नहीं सर, आरबीआई बना कब? 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को, यानी आजादी के एकदम बाद। ओके, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इस पॉलिसी के तहत, इस पॉलिसी से आरबीआई कंट्रोल करता है मनी सप्लाई, ठीक है, यानी लिक्विडिटी कंट्रोल करता है, ठीक है, कि मार्केट में कितनी लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या है सर? मॉनेटरी पॉलिसी डील्स विद मनी एंड क्रेडिट, ठीक है, और डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी कि बैंक की ब्याज की दरें कितनी होनी चाहिए। ये आपको बताया ना, ये ब्याज वाली कहानी बताई थी आपको कि ब्याज कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा। तो ये कौन डिटरमाइन करेगा? आरबीआई करेगा। ओके, वो बताते हैं आपको कैसे करेगा। तो ये समझ में आया, मॉनेटरी पॉलिसी डील्स विद मनी एंड क्रेडिट और डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। ओके, तो आगे चलते हैं सर। जैसा कि आपसे पूछेंगे कि आरबीआई गवर्नर का नाम बताओ, वैसे तो यूपीएससी में नहीं कोई पूछता इस तरह के बेवकूफ क्वेश्चन, तो फिर भी जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। तो आप उसको कह रहे हो पता नहीं मैडम, तो मैडम आपको बोल रही है अरे वो जो लिखा होता है बेटा नोट के ऊपर लिखा होता है, अच्छा वो सोनम गुप्ता? नहीं 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 नहीं, सोनम गुप्ता वाला नोट नहीं सर। ये जो नोट में लिखा होता है, ये देख लो सर, यहाँ साइन होते हैं सर। मैं धारक को 2000 रुपए देने का वचन करता हूँ, तो नीचे साइन होते हैं आरबीआई गवर्नर के। ओके, आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। ओके, तो याद रखेंगे सर। तो अभी का और याद रखना, अभी का प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर कौन है, पहले ये बताओ। एनीवन विदाउट डूइंग गूगल एंड ऑल? चलो मैं बता देता हूँ, शक्तिमान कह रही है, शक्तिकांता दास है। ये तुम्हारे से बच्चों को ना गुमराह करने के लिए कई बार वो लिख देते हैं शक्ति राम, इस तरह की चीजें। तो शक्तिकांता दास है, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई साहब की फोटो, ये रहे भाई साहब। हाँ ठीक है बेटा, इसे पानी मत समझिए, वोडका भी हो सकती है। तो आरबीआई गवर्नर, प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर कौन से? शक्तिकांत दास। तो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी बेसिक चीजें, ठीक है। ये नहीं कि इसके रट्टे मारे शक्तिकांता दास, शक्तिकांता दास, कहीं होते हैं ना
आपने याद रखो चपरासी का पेपर नहीं देना, ठीक है, यूपीएससी का देना है, तो इस तरह की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, आ रही है तो दिमाग में पता होना चाहिए, ये नहीं रट्टे मार रहे हो शक्तिकांता दास, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है आपने, जितने भी सारे नोट हैं सबके ऊपर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, सिर्फ एक नोट को छोड़ के, वो होता है 1 रुपए का नोट। और उस 1 रुपए के नोट पे किसके साइन होते हैं, याद रखना, फाइनेंस सेक्रेटरी के, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, जाहिर सी बात है, याद रखना। 1 रुपए के नोट पे हमेशा साइन होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के, और बाकी जितने भी नोट हैं उस पे साइन होते हैं आरबीआई गवर्नर के। अब ये मत पूछना क्यों होते हैं, ये डेकोरम है, ये बना हुआ है, ओके, याद रखना बस। 1 रुपए के नोट फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं और बाकी जितने भी नोट हैं उस पे आरबीआई गवर्नर के, बस याद रखो। आरबीआई गवर्नर बता दिया, शक्तिराम नहीं है, शक्तिकांता दास है, ओके। नाउ द थिंग इज हु अपॉइंट्स द आरबीआई गवर्नर, कि भाई साहब आरबीआई गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है। आरबीआई गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग अपॉइंट होगा, जाहिर सी बात है, आरबीआई एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि आरबीआई गवर्नर कैसे अपॉइंट होना चाहिए। तो आरबीआई एक्ट 1934 है जो, उसका जो सेक्शन 8 है, याद रखेंगे आप, इसमें गवर्नर यानी आरबीआई गवर्नर और डिप्टी गवर्नर को कौन नियुक्त करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है, यानी मोदी गवर्नमेंट नियुक्त करेगी, ठीक है, कि अभी का आरबीआई गवर्नर कौन होना चाहिए, डिप्टी गवर्नर कौन होना चाहिए। उसकी टर्म कितनी होती है, कितने टाइम के लिए ऑफिस में बैठ सकता है वो, 5 साल के लिए भैया। इज ही एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, क्या उसकी दोबारा भी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, यानी 5 साल बाद दोबारा भी उसी सेम आदमी को रीअपॉइंट कर सकते हैं, यस सर बिल्कुल। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ही इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, उसकी टर्म कितनी होनी चाहिए, 5 साल, और किस एक्ट के अकॉर्डिंग आरबीआई गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति होती है, याद रखेंगे आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, अंडर विच सेक्शन, सेक्शन 8, ओके। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ोगे ना जब आपको अपने आप दिमाग में फीड हो जाएगा, ठीक है। अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट स्टेट गवर्नमेंट, याद रखना। उसके बाद आते हैं कि आरबीआई के फंक्शन, आरबीआई ठीक है ऑफिस में हमने अपॉइंट कर दिया, आरबीआई का काम क्या भाई, आरबीआई करता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि मनी सप्लाई यानी लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और क्या क्या काम करता है उसके अलावा, पहला पॉइंट है सर, आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी, ठीक है। आरबीआई इकलौती करेंसी इकलौती एजेंसी है जो करेंसी इशू करती है, याद रखना, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, आपसे ये नहीं पूछेगा कि बच्चों वाले क्वेश्चन की आरबीआई नोट इशू करता है, सिक्के इशू करता है, ये बेवकूफ वाले क्वेश्चन नहीं पूछेगा यूपीएससी में। यूपीएससी में ये पूछेगा सर आपसे कि आरबीआई किस सिस्टम के बेसिस पर वो नोट्स इशू करता है। तो आरबीआई इशू करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जस्ट रिमेंबर दिस नेम। और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अंडर विच इट कीप्स मिनिमम बैकिंग ऑफ 200 करोड़, यानी 200 करोड़ उसके पास होना चाहिए, किस फॉर्म में, 115 करोड़ का आरबीआई के पास गोल्ड होना चाहिए, सोना रखा होना चाहिए 115 करोड़ का, और 85 करोड़ रुपए की, 85 करोड़ रुपीस की उसके पास सिक्योरिटीज होनी चाहिए फॉरेन गवर्नमेंट की, ओके। उसके बिहाफ पर वो कितना भी अमाउंट इशू कर सकता है, जैसा कि लिखा हुआ है, अगेंस्ट दिस बैकिंग आर sorry, RBI can issue any amount of money, sir, any amount of money, okay, and no maximum limit is placed on the amount of note issue, ठीक है। तो वो कहता है कि कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि आरबीआई कितने नोट इशू कर सकती है। तो आप सोच रहे हो कि सर आरबीआई तो जितने मर्जी नोट इशू कर दे, सबको अमीर बना दे, फिर वो कंसेप्ट याद है ना, सबको, सबके पास पैसा आ गया तो सारे के सारे डिमांड करने लग जाएंगे, सारे के सारे डिमांड करेंगे तो मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगी, महंगाई आ जाएगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये समझ में आया कि किस सिस्टम के बेसिस पर आरबीआई इशू कर सकता है करेंसी, द आंसर इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये जो हाइलाइट्स किए हुए ना वर्ड, इनके ऊपर ज्यादा तवज्जो देना आपने, यानी ज्यादा फोकस करना है आपने। द रीजन बीइंग इज यही पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट होते हैं आपके प्रीलिम्स में, इन्हीं से, इन्हीं को मॉडिफाई करके, इन्हीं को मोल्ड करके आपके क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी, यानी इकलौती ऐसी अथॉरिटी है जो करेंसी इशू कर सकती है, किस सिस्टम के बेसिस पर, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। उस सिस्टम में होता क्या, 200 करोड़ रुपए की आरबीआई को बैकिंग रखनी होती है, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड होता है और 85 करोड़ रुपए की फॉरेन सिक्योरिटीज होती हैं, ओके। और उस बैकिंग के बिहाफ पर आरबीआई कितना भी अमाउंट ऑफ मनी इशू कर सकती है, ठीक है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जैसा कि लिखा हुआ है, नो मैक्सिमम लिमिट इज प्लेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ नोट इशू, ओके। आगे चलते हैं सर।
पहला फंक्शन क्या था? सोल अथॉरिटी, इकलौती अथॉरिटी है करेंसी इशू करने के लिए। दूसरा फंक्शन क्या है? बैंकर्स टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स बैंक। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो उसको भी आरबीआई देगा पैसा। ओके, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करती है। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो आरबीआई पैसा देगा, किसी बैंक को पैसा चाहिए तब भी आरबीआई पैसा देगा, याद रखना। इट लैंड्स टू द गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट दोनों को। सपोज करो मोदी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो मोदी को, किसी स्टेट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, सपोज करो पंजाब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, कोई भी ऐसी आपत्ति आ गई है, तब भी आरबीआई उसको पैसे देगा, कुछ ब्याज के ऊपर देगा। ओके, इट मैनेजेस द डेट बोरोइंग मैनेजमेंट फंक्शन। डेट का मतलब क्या होता है? कर्ज। ओके, यानी उस कर्ज को मैनेज करेगा, ये आरबीआई का फंक्शन है। जो कर्ज जो देगा ना, जो डेट देगा, जो उनके ऊपर कर्ज चढ़ाएगा, किनके ऊपर? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, उसको मैनेज करेगा, ये आरबीआई का काम है। ठीक है, इट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियाज मेंबरशिप ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। आपका होमवर्क है सर, आपको आईएमएफ के बारे में आर&डी करनी है, उसकी असाइनमेंट बनानी है और असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप करनी है। ओके, मेरे को आपका होमवर्क है आईएमएफ के बारे में 3-4 लाइंस, जैसे कि हेडक्वार्टर क्या है, आईएमएफ का फंक्शन क्या होता है, आईएमएफ रिपोर्ट कौन सी पब्लिश करती है, ये आपका होमवर्क है। सिमिलरली आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बताना है, वर्ल्ड बैंक कब बना था, कब स्टेब्लिश हुआ था, वर्ल्ड बैंक का काम क्या होता है, वर्ल्ड बैंक करता क्या बेसिकली। ठीक है, ये आपने बताना है। तो ये लाइन में क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट जब भी आईएमएफ की मीटिंग होती है, या फिर आईएमएफ बोलो तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और डब्ल्यू भी बोलो तो वर्ल्ड बैंक। ओके, जब भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग होती है तो इंडिया की तरफ से आरबीआई जाता है एज ए एजेंट बन के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, भाई मैं आया हूँ मीटिंग अटेंड करने। समझ आया ये सर? बैंकर्स टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट्स बैंक। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, आरबीआई देगा। कौन सी गवर्नमेंट को? सेंटर को भी, स्टेट को भी। पेपर में इस तरह आपको घुमा देगा कि सिर्फ सेंटर को देगा, नहीं सर, सेंटर को भी दे सकता है, स्टेट को भी दे सकता है, ये चीज ध्यान रखनी है, वो ऐसे घुमा देगा आपको। अच्छा, गवर्नमेंट बैंक मतलब कि क्या कहते हैं, बैंकों को पैसा चाहिए तब भी देगा। ठीक है, इट मैनेजेस द डेट बोरोइंग मैनेजमेंट फंक्शन, यानी कि डेट मैंने कर्ज, कर्ज को किस तरह मैनेज करना है, और एजेंट एज ए एजेंट एक्ट करेगा इन रिस्पेक्ट टू इंडियाज मेंबरशिप टू आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं सर हम। बैंकर्स बैंक, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंकों को पैसा चाहिए या बैंक की परफॉर्मेंस देखनी है कि कौन सा बैंक बढ़िया चल रहा है, किस बैंक ने बढ़िया काम किया है, तो उसकी परफॉर्मेंस वगैरह चेक करेगा। जैसे कि लिखा हुआ है आरबीआई मॉनिटर्स द परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। उनकी परफॉर्मेंस चेक करेगा कि भाई ये बैंक सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, इसका दिवाला तो निकलने का, उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करेगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, ये हाईलाइट पॉइंट इसलिए किया हुआ है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि किस एक्ट के तहत आरबीआई को पावर मिलती है कि वो सारे बैंकों को रेगुलेट करे। रेगुलेट माने कंट्रोल करे। तो वो रेगुलेट करने वाले एक्ट का नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, इट एम्पावर्स द आरबीआई टू रेगुलेट ऑल काइंड्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। ऑल काइंड्स मतलब पब्लिक सेक्टर, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो। ठीक है ना, सरकारी बैंक पता है ना, जैसे कि आंध्रा बैंक हो गया, तो किसी स्टेट के नाम से होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सरकारी बैंक है। ठीक है, प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ओके, ये सब प्राइवेट। तो इस एक्ट के तहत यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई के पास पावर होती है सारे बैंक्स को कंट्रोल करने की, रेगुलेट करने की। ये 3 फंक्शन में ना समझ में आओ कुछ पूछो पहले। सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स बैंक, और तीसरा बैंकर्स बैंक यानी मॉनिटर करेगा उसकी परफॉर्मेंस। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इट एम्पावर द आरबीआई टू रेगुलेट ऑल काइंड्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। ऑल पे मैंने हाईलाइट किया हुआ, पेपर में आपको कह देगा सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक ही रेगुलेट कर सकता है, नहीं सर, सभी सभी बैंक्स कर सकता है। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को मॉडिफाई करेगा। तो इसी, सपोज आप नोट्स बनाएंगे, जब भी मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा तो आपको इन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, याद रखना आपने। ओके, इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो बताइए। आगे चलते हैं चौथे फंक्शन की तरफ। उसके बाद आते हैं सर लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि जब आपके पास, बैंक के पास पैसे नहीं बचे, ठीक है, बैंक के पास पैसे नहीं बचे या गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं बचे, तो उनके पास लास्ट जरिया क्या रह जाता है? आरबीआई। सपोज करो कि आप
भाई साहब वो हॉस्टल में, ठीक है, आपने सारे पैसे उड़ा दिए चिकन खाने में, मटन खाने में, अपना उड़ा दिए पैसे बस इधर उधर, ठीक है। अब आपके पास पैसे नहीं बचे, तो लास्ट में कौन काम आता है? मम्मी काम आती है या फिर दोस्त काम आते हैं। जब पापा पैसे देने बंद करते हैं तो कौन काम आती है? मम्मी, क्योंकि मम्मी का दिल सॉफ्ट होता है ना, तो मम्मी काम आएगी। तो आपके घर में लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कौन हुआ? आपकी मम्मी या फिर आपके दोस्त, अगर अच्छे होंगे तो दे देंगे, ठीक है। तो सिमिलरली बैंक, आरबीआई बैंक लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट किसके लिए है? बैंकों के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, यानी कि लिखा हुआ है व्हेन बैंक इज इन द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस। जब बैंक का भाई साहब क्राइसिस वाला पीरियड आ जाएगा, दिवालिये वाला, तो आरबीआई उसको प्रिवेंट करेगा। आरबीआई कहेगा मैं हूं बेटा, टेंशन नहीं लेनी। इवन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी पैसे की कोई कमी पड़ रही है तो उस केस में भी आरबीआई उसकी हेल्प करेगा, यानी इट एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ओके, and the last function is custodian of India's forex reserve। forex reserve क्या होते हैं आपको बताते हैं। forex reserve क्या होता है? custodian का मतलब क्या होता है? यानी उसकी देखभाल करेगा, कस्टडी करेगा, ठीक है ना। कस्टडी का मतलब क्या होता है? वो पिक्चरों में देखा होगा, ये मुजरिम आपकी कस्टडी में है, इंस्पेक्टर शुक्ला, ऐसे देखा। कस्टडी का मतलब क्या होता है? यानी उसकी देख रेख में है। ओके, तो आरबीआई क्या है? कस्टडियन ऑफ इंडिया फोरेक्स रिजर्व। अब इंडिया के फोरेक्स रिजर्व क्या है? फोरेक्स इससे वर्ड बना है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। हाँ 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 हाँ, बता रहे हैं देवी जी, बता रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अभी बताऊंगा नहीं? उससे पहले आप बता देते हो। फॉरेक्स रिजर्व में काफी चीजें आती हैं, देखो। फॉरेक्स रिजर्व में क्या आती है? फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, यानी कि हार्ड करेंसी एसेट, दैट इज करेंसी विच इज एक्सेप्टेबल फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो आपका होमवर्क है, मेरे को आपने बतानी है कि हार्ड करेंसी कौन कौन सी हैं। तो आपको छोटा सा बता देता हूँ मैं कि 5 तरह की हार्ड करेंसी होती हैं, आपने मेरे को बतानी है कौन कौन सी हैं, आपका होमवर्क है, ठीक है। अच्छा, फॉरेक्स रिजर्व में और क्या चीजें आती हैं? एक तो हार्ड करेंसी एसेट्स, वो 5 करेंसीज आती हैं, यानी सपोज करो 5 करेंसीज है ना किसी देश की, तो वो 5 करेंसी का गल्ला होगा एक तरह से आरबीआई के पास। दूसरा गोल्ड होगा, सिर्फ सोना होगा। तीसरा स्पेशल ड्राइंग राइट ऑफ आईएमएफ, ठीक है। आईएमएफ में कुछ स्पेशल ड्राइंग राइट, यानी कि कुछ पैसे निकालने का एक राइट मिलता है हर देश को, कि जब भी कोई वो विपत्ति की सिचुएशन में हो तो उसको स्पेशल राइट मिला हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, स्पेशल ड्राइंग राइट, एसडीआर, यानी स्पेशल ड्राइंग राइट ऑफ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसके बारे में आपने आरएनडी करनी है। इट्स अ इंटरनेशनल टाइप ऑफ मॉनेटरी रिजर्व। ये बड़े सारे देशों का एक गल्ला है, ठीक है, गल्ला है, उसमें पैसे जमा करते हैं लोग, तो जब किसी को जरूरत है तो उसमें से निकाल सकते हैं, तो स्पेशल ड्राइंग राइट उसको बोलते हैं। इट्स एन इंटरनेशनल टाइप ऑफ मॉनेटरी रिजर्व करेंसी क्रिएटेड बाय आईएमएफ इन 1969। तो 1969 में, यानी 1969 में क्रिएट करी गई। इट ऑपरेट एज अ सप्लीमेंट टू द एग्जिस्टिंग मनी रिजर्व ऑफ मेंबर कंट्रीज, यानी कि एक तरह से सप्लीमेंट का काम करती है कि भाई साहब अगर आपके पास सारी जगह पैसा कम पड़ जाए थोड़ा बहुत, तो आप यहाँ से कुछ पैसे ले सकते हो। किसमें से? मॉनेटरी रिजर्व में से। किसका मॉनेटरी रिजर्व है? आईएमएफ का। उसका क्या मिला हुआ आरबीआई को? स्पेशल ड्राइंग राइट। फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या चीजें हैं? हार्ड करेंसी एसेट, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में कि फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या चीजें आती हैं, तो याद रखना हार्ड करेंसी एसेट। हार्ड करेंसी 5 कौन कौन सी है, आपका होमवर्क है, उसको देखना है। दूसरी चीज आती है गोल्ड यानी सोना। तीसरा आता है स्पेशल ड्राइंग राइट ऑफ आईएमएफ, जो कि आईएमएफ द्वारा क्रिएट हुआ है। इट्स अ मॉनेटरी रिजर्व क्रिएटेड बाय आईएमएफ इन 1969। इट एक्ट एज अ सप्लीमेंट टू द एग्जिस्टिंग मॉनेटरी मनी रिजर्व ऑफ मेंबर कंट्रीज। ओके, सो हमारे फंक्शंस हो चुके हैं सर, फंक्शंस हो चुके हैं। हार्ड करेंसी के बारे में आपका होमवर्क है, आपने बतानी है 5 हार्ड करेंसी वो कौन कौन सी है, इंडिया की करेंसी के हार्ड करेंसी में आती है कि नहीं है, आपने आरएनडी करनी है, आपका होमवर्क है। और मैंने आपको बताया था किसके बारे में, हाँ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको असाइनमेंट बनानी है, ठीक है। 6-7 पॉइंट, बुलेट पॉइंट, जैसे मैंने इस तरह से लिखे हुए हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिखने हैं आपको, और आपको मेरे को बताने हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में सर बताइए कोई डाउट हो तो, आज के लेक्चर में बताइए सर कोई डाउट हो तो, मैम बताइए कोई डाउट हो तो। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी इंक्रीज डिक्रीज, कुछ भी डाउट हो तो बताइए। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। सर लास्ट पार्ट स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट मैंने आपको बताया ना मैम, वो क्या होता है कि आपको स्पेशल राइट मिला है। जितने भी बड़े देश हैं उन्होंने एक गल्ला बना रखा है, मतलब एक कुआं बना रखा है, सपोज करो उसमें सबकी करेंसी है।
ये करेंसीज पड़ी हुई हैं, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट। तो इसमें एक राइट मिलता है, यानी एक अधिकार मिलता है आपको कि आप पैसे निकाल सकते हो जब आपके पास पैसे कम पड़ जाएं। आईएमएफ से लोन लेता है इंडिया, ठीक है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, कभी पढ़ी हो। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया बच्चों ने? द हिंदू न्यूज़पेपर, पता है द हिंदू नाम का न्यूज़पेपर आता है, तो उसमें से पैसे निकालने का एक राइट मिलता है, ठीक है, जब आपके पास पैसे कम पड़ते हैं। किसको मिलता है? आरबीआई को मिलता है, ओके। उसको स्पेशल ड्राइंग राइट बोलते हैं। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना शुरू नहीं किया? डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट में क्या रिपीट करना है यार? डिमांड ड्राफ्ट क्या है? आपने ड्राफ्ट दिया, बैंक ने आपको उसमें पैसे लिख के दिए, वो कभी भी आप जाओ बैंक में डिमांड कर लो, उसको डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं। बैंक में नहीं गए कभी डिमांड ड्राफ्ट? ड्राफ्ट मिलता है, एक तरह से पेपर सा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है, वो कभी भी आप डिमांड करो तो उससे पैसे निकाल के दे देगा बैंक। सर पता है लेकिन स्टार्ट नहीं किया, ओके। तो भाई साहब कोई नहीं, धीरे धीरे करना शुरू करो। ये दैनिक भास्कर से, अमर उजाला, पंजाब केसरी, इनसे आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इधर आओ, द हिंदू की तरफ आओ, ओके। तो इसमें बताओ सर, और कोई डाउट हो तो फिर हम क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, और आपको नेक्स्ट क्लास में, आपको मैंने दोबारा दोबारा मत पूछना, बता दिया आपको। वेडनेसडे थर्सडे क्लास होती है 12:45 पे, कुछ भी हेर फेर होगा तो आपको बता दिया जाएगा, ओके। कोई कुछ बच्चे में सुन रहा था कि टाइम टेबल नहीं समझ आ रहा, मेरे को तो समझ नहीं आ रही, इससे आसान भाषा में तो और नहीं बता सकते आपको, ठीक है ना। तो और अपना इधर उधर की बातें बातें ना सुन के सिर्फ जो टीचर्स बता रहे हैं, अभी आप सिर्फ आप ये सोचो आप इन्फेंट फेज में हो, ठीक है, अभी आप बच्चे हो, तो धीरे धीरे आपको उस हिसाब से स्पून फीडिंग की जाएगी जितनी आपको जरूरत है। जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको पहले दूध से शुरू कराते हैं, है ना, माँ दूध देती है उसको, ठीक है। ये नहीं कि उसको पहले दिन ही पैदा हुआ कि ला बेटे पिज्जा ठूस ले मुंह में, ला बेटे समोसा ठूस ले मुंह में, है ना। क्यों? क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उस लेवल का भी नहीं है, वो हजम नहीं कर पाएगा, अंदर अट जाएगा, गले में फंसा लेगा, ठीक है ना। तो जब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उस लेवल का हो जाता है, तब वो धीरे धीरे सभी चीजें खानी शुरू कर देता है। तो सिमिलरली यूपीएससी में भी अभी आपको वही चीजें बताई जा रही हैं कि धीरे धीरे आपका बेस बने, और धीरे धीरे आप कैसे अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर आए, कि किस तरह से आपको चीजें देखनी है, किस तरह से आपको अप्रोच करनी है, किस तरह से आपको समझना है, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ओके। जब ये अप्रोच धीरे धीरे आ जाएगी तो इवेंचुअली you will reach far, okay, and eventually you will sail through this examination at anyhow, ठीक है। So how can I contact you to get some info on WhatsApp or through email? Yeah, you can WhatsApp me on my number. That's my number, that's 7710 it's 69, okay, 69। ये माउस मेरा थोड़ा लेट वर्क करता है, सॉरी फॉर दैट। 69, 3 बार 6969 है, और शुरुआत में 7710 है, तो याद रहेगा, आसान सा नंबर है, ओके। 7710696969, ओके। तो याद रहेगा, कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें। तो फिर भी कुछ भी डाउट हो, कई बच्चे होते हैं उनको शर्म आती है क्लास में पूछने में, तो they can ask me personally, but don't ask me any rubbish question, okay. So thanks for today's lecture, thanks